इस पूरे वीडियो सीरीज़ में हम सिंगल की सीपीसी कवर करेंगे। इस बुक में सारे बेयर एक्ट सेक्शन वाइज सेक्शन डिस्कस नहीं किए गए, बट इम्पॉर्टेंट टर्म्स और एस्पेक्ट को पूरा कवर किए गए हैं। ये एलएलबी एग्ज़ाम सेमेस्टर वाले प्लस जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जुडिशरी, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और वैसे ये बुक सबके पास होती है। तो ये पूरे कंप्लीट सेशन या प्लेलिस्ट में हम सीपीसी को कवर करेंगे सिंगल्स के द्वारा, और आपका बुक पढ़ने का समय भी बचेगा। आप इसे वीडियो देख के समझ भी सकेंगे। बुक्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए जो कि सेक्शन 1 to 58 है, जो कि जनरल रूल्स बताता है, और पार्ट बी जो है वो की ऑर्डर्स हैं 1 to 51 ऑर्डर्स हैं। एज इट इज़ पेयर एक्ट में है, बट पूरे कवर नहीं है, इंपॉर्टेंट्स हैं, अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले पार्ट ए यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वार्टर 1A की बात करते हैं। एकदम बेसिक बातों से शुरू करता है। लॉ चलाने के लिए यानी प्रशासन चलाने के लिए सरकार नियम कानून बनाती है, और इसी नियम कानून दो प्रकार के होते हैं। एक जो पार्लियामेंट से निकलेगा कोडिफाइड, और जो जजेस रूल्स एंड ऑर्डर में करते हैं वो अनकोडिफाइड लॉ। लॉ जो कि पार्लियामेंट है उसे स्टैच्यूट भी बोला जाता है, जैसे कि आईपीसी हो गया। और अनकोडिफाइड लॉ जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट है, जो कि जजेस द्वारा अपने जुडिशियल डिसीजन के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का फ़र्क। क्रिमिनल लॉ जो पूरे स्टेट यानी समाज के खिलाफ ऑफेंस माना जाता है, उसकी रेमेडी सज़ा सिर्फ पनिशमेंट होती है और फाइन भी। बट जो सिविल रॉन्ग होता है वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ ऑफेंस है। इसमें रेमेडी आमतौर पर कंपनसेशन देना होता है। एक बेसिक से क्रिमिनल एंड सिविल रॉन्ग का डिफरेंस है। जजेस इसमें मेन फ़र्क दोनों में, सिविल एंड क्रिमिनल में, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम पर देखते हैं, ना कि एक्शन के नेचर पे। देन अगला बेसिक जो होता है वो है सब्सटेंसिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ। समाज में सभी के लिए राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन और इन्फोर्स कराने के लिए दो लॉ दिए जाते हैं, सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सिंपल है, पार्टीज़ यानी कि इंडिविजुअल्स के राइट, ड्यूटीज़ और उसके लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करता है और डिटरमाइन करता है। जैसे कि इंडियन पैनल कोड यानी कि अभी बन चुका है बीएनएस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ज़्यादातर मेन पॉइंट क्या है, एंड पर फोकस करता है, जो जस्टिस अचीव करना चाहते हैं। और बात रही प्रोसीजरल लॉ की, प्रोसीजरल लॉ क्या है, प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन है। वो प्रोसेस को गवर्न करता है, एक प्रकार का मीडियम, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट है। वो जो एंड हमने सब्सटेंसिव लॉ में किया था, उसको कैसे प्रोसीजर में लाया जाए, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, और जो अभी पढ़ रहे हैं अपन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब बात करें इसकी नेचर की, जैसे सीपीसी का नेचर क्या है। प्रोसीजरल लॉ भी है, ये एडजेक्टिव लॉ भी है, यानी कि दो है। प्रोसीजर तो बताए भी रहे हैं, और ये साथ ही साथ एडजेक्टिव बता रहे हैं, यानी इसके दो नेचर हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शन राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने का प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करता है। ये कोर्ट को सिविल ट्रायल कंडक्ट करने में गाइड करता है, और केस शुरू होने से लेकर डिग्री के एग्जीक्यूशन तक कोर्ट और पार्टीज के एक्शन को रेगुलेट करता है। इसीलिए प्रोसीजरल लॉ भी है और एडजेक्टिव लॉ भी है। फिर आप केस देखें सुप्रीम कोर्ट का, चन्नामल वर्सेस अरुंगम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोड इज अ बॉडी ऑफ प्रोसीजरल लॉ डिजाइन टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एनैक्टमेंट प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट एंड पेनाल्टीज। केस नेचर बताता है, मतलब ये साफ साफ बोला जा रहा है कि जस्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे जस्टिस को वेयर एवर रीजनली पॉसिबल रेंडर करना के लिए कंस्ट्रू किया जाना चाहिए। मतलब जज अपने हिसाब से भी इसे ओवर पावर में यूज़ कर सकता है। जस्टिस की फैसिलिटेटर की भूमिका को हाईलाइट करता ही है, ना कि एक बाधा के रूप में रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बात करते हैं, मतलब इस बुक में बात किया गया सीपीसी के इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन मतलब इसको कैसे समझा जाएगा, जैसे लिखा है वैसे ही समझा जाएगा। वैसे इंटरप्रिटेशन के अलग अलग रूल हैं। दो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का यूज़ किया जाएगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन और गोल्डन रूल। लिटरल रूल बेसिकली क्या बोलता है, कोर्ट एज्यूम करता है कि लेजिस्लेचर ने सिंपल, प्रेसाइज और अनएम्बिगियस वर्ड्स का यूज़ किया है अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि उनके वर्ड्स को ऑर्डिनरी सेंस में समझा जाना चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये भी है कि जो लिटरल इंटरप्रिटेशन रूल है, अगर वो इनकन्सिस्टेंसी या अब्सर्डिटी की तरफ ले जाती है तो इसे साइड किया जा सकता है। और इस केस में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि जो इसको गोल्डन रूल बोला जाता है, उसमें होता ये है कि लॉ क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि लॉ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या चाह रहा है उसको बढ़ावा दिया जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो वाली बात है, मतलब कि जस्टिस दिलाने के लिए इसे इंटरप्ट किया जा सकता है। ये कौन से केस में दिया गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सामलाल मुरई। अब इसके जो प्रोविज़न है वो इंग्लैंड के कॉमन लॉ से इवॉल्व किए हुए हैं। मतलब जो इसका प्रियम्बल है, इसके दो फोल्ड ऑब्जेक्ट बताता है। जितनी भी सिविल कोड की प्रोसीजर है उसको कंसोलिडेट करेगा। उस सिविल प्रोसीजर या उस सिविल कोड्स के जितने भी प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ हैं उन सबको मॉडिफाई और इम्प्रूव करेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो ये कंसोलिडेटिंग कोड है, जो सिविल कोड में प्रोसीजर से रिलेटेड सभी जरूरी लॉज को एक साथ लाता है।
इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है, अगर सीपीसी में कोई बात अगर स्पष्ट नहीं है या सीपीसी किसी बात पर चुप है तो कोर्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पर डिसाइड कर सकता है। और ये स्पेशल पावर जज के पास रहती है, वो भी सेक्शन 151 सीपीसी में दिया गया है ताकि वो जस्टिस कर सके और कोर्ट की प्रोसेस की गलत इस्तेमाल ना हो। बात करें सीपीसी की हिस्ट्री की, तो 1859 के पहले इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसीजर लॉ नहीं था, यानी कि अलग अलग कोड अलग अलग रूल्स फॉलो करते थे। जो सबसे पहला सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, वो 1859 में आया था, जो कि मुसफिल कोर्ट्स पर लागू होता था। उसके बाद 62 में उसको हाई कोर्ट तक एक्सटेंड कर दिए, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट था। 77 फिर 82 में कोड आया। वर्तमान यानी प्रेजेंट कोड में यानी कि 1908 पहले का जितना भी कोड है 1882 से लेकर जो भी सबको हटा दिया और 1 जनवरी 1909 को प्रेसिडेंट एसेंट के बाद लागू हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद कोड में कई अमेंडमेंट बदलाव हुए ताकि सरकमटेंसेस के आधार पर अडेप्ट कर सकें और एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है यानी कि 1976 में हुआ था, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड था। उस लॉ कमीशन का ऑब्जेक्ट था नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड फेयर ट्रायल इंश्योर करना और सिविल सूट का जल्द निपटारा करना और जो भी प्रोसीजर है उसको सिंपल बनाना। लेकिन उसके बाद भी सिविल लिटिगेशन में बहुत लंबा डिले हुआ। देन फिर एक कमेटी बनाई गई जिसको जस्टिस मलिमत कमेटी बोला गया था। इनके रिकमेंडेशन से 1999 और 2002 के अमेंडमेंट हुआ। ये दोनों अमेंडिंग एक्ट 1 जुलाई 2002 के साथ लागू हुए। अब आते हैं मेन सेक्शन पर। मेन सेक्शन जो कि है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड सेक्शन 1 में दिया गया है। इसे ऑफिशियल द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा जाएगा। 1908 कमेंसमेंट सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 1 जनवरी 1909 में लागू हुआ और जो एक्सटेंट है यानी कि पूरे इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ की गवर्नमेंट अगर उनके पास पावर है, वो चाहें तो नोटिफिकेशन के थ्रू कोड की या प्रोविजंस को अपने रीजन तक एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करके। और ये सेक्शन 4 सेक्शन 1 का ये भी बताते हैं कि अमिंदवी आइलैंड, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी और लक्षद्वीप, ये सब जगह में भी ये कोड लागू होगा उन वहाँ के रीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन। आगे ये बुक बताती है कोड ऑफ स्कीम एंड कंपोजिशन। मतलब कि इसमें 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट बी ही पार्ट ए जो बोलता है वो सेक्शन 1 से 158 तक के जो कि जनरल लॉस बताता है। इसमें मेन रूल्स एंड कोर्ट्स के जुडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र बताया गया है। इन सेक्शन को सिर्फ पार्लियामेंट ही बदल सकता है। जो पार्ट बी है जिसमें फर्स्ट शेड्यूल है वो 51 ऑर्डर है टोटल। ये रूल्स सारे प्रोसीजर्स का डिटेल देता है। ये और क्लियर करता है कि जो भी इस एक्शन में बताया गया प्रिंसिपल्स हैं और उनके जुडिक्शन हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है। और इसको कौन अमेंड कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इन रूल्स को बदलने या ऐड करने का अधिकार है सेक्शन 121 से 131 के अंदर। कंडीशन शर्त यह है कि ये चेंजेस कोड के मेन सेक्शन के कंसिस्टेंट हों। फिर आगे अगर डायरेक्ट में देखेंगे तो अपेंडिसेस दिया गया है ए से लेकर के एस तक। अलग अलग ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट बोल सकते हैं, मॉडल फॉर्म्स दिए गए हैं। लीगल डॉक्यूमेंट जैसे प्लीडिंग प्रोसेस, डिक्रीज, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। बुक्स में लास्ट में भी ये दिया गया है अगर कहीं सेक्शन और जो रूल्स हैं वो दोनों में आपसी में अगर इनकन्सिस्टेंसी या टकरार हो तो सेक्शन हमेशा प्रिवेल करेगा क्योंकि उसे पार्लियामेंट ने बनाया और उसे ही माना जाएगा। तो पूरा कोड का स्कीम या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेट आगे पीछे बुक में क्या दिया गया है। अगला जो हेडिंग है इसका ये बात करता है सेक्शन 4 एंड 5 जो कि ये सीधा सेविंग की बात करता है। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में रीजन में अगर लोकल लॉ या सोशल स्पेशल लॉ है और उसके अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है तो जो सीपीसी है भाई उसको प्रिवेल नहीं करेगा। यानी कि सीपीसी और स्पेशल लॉ अगर दोनों में इनकन्सिस्टेंसी तकरार है तो ऑब्वियसली स्पेशल लॉ या लोकल लॉ स्टेट का प्रिवेल करेगा। लेकिन एक्सेप्शन ये भी है कि अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर पर साइलेंट है या दिया ही नहीं गया है तो सीपीसी की बात मानी जाएगी, सीपीसी का प्रोविज़न ही किया जा सकेगा। और आर्बिट्रेशन एक्ट जो होता है यानी कि कंपनीज़ के बीच में जो समझौता आर्बिट्रेशन होता है उसमें भी सीपीसी का कोई लेना देना नहीं है, वो लागू नहीं होगा। यहाँ लिखा गया ये अशोक कुमार सिंह वर्सेस शांति देवी ये लीडिंग केस में। और साथ ही सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में एग्रीकल्चर लैंड की रेंट की रिकवरी के लिए किसी भी लॉ के प्रोसीजर्स को सीपीसी प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 5 रिवेन्यू कोड। जितनी भी रिवेन्यू कोड रहेगा हर स्टेट उसका रिवेन्यू कोड का अलग से बनाएगा
यानी कि जो भी रिवेन्यू कोड्स होंगी उनका अलग से रिवेन्यू कोड बना हुआ होगा, उसमें सीपीसी उसको प्रिवेल नहीं करेगा। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड रिवेन्यू, प्रॉफिट, रेंट, जितना भी उद्देश्य है वो लोकल लॉ के जुरिडिक्शन में होगा। रिवेन्यू कोड का सीपीसी का उसका कोई लेना देना नहीं होगा। कि ये जो भी कोड्स हैं यानी कि रिवेन्यू कोड्स ले लेंगे, स्पेशल कोड्स, लोकल लॉज वाले, ये सब अपने स्टेट के लोकल लॉज या स्पेशल लॉज द्वारा गवर्न होते हैं। और फिर वही बात, अगर ये रिवेन्यू कोड्स जो कि अपने लोकल लॉ पर आधारित हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर एस्पेक्ट पर साइलेंट है तो सीपीसी का प्रोविज़न अप्लाई होगा। ये सेक्शन 7 और 8 स्मॉल कॉजेस कोड, जो भी कम मॉनिटरी वाले यानी कि छोटे मोटे जो छुटकारण केस होते हैं ये ऑर्डर 50 और 51 के साथ पढ़ा जाता है। यानी कि सेक्शन 7 और 8 के साथ ऑर्डर 50 और 51 द्वारा गवर्न होते हैं। ऑर्डर 7 के देखें जो कि सेक्शन 7 को देखें जो कि ऑर्डर 50 के साथ है, वो ये बोलता है सेक्शन 7 एक लिस्ट बनाता है या देता है जो कि वो चीज़ें यानी स्पेसिफिक हिस्सों में, यानी कि ये सब स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं आती, इंक्लूड नहीं की जाएंगी। यानी कि एक्सेप्शन, जैसे कि बड़े बड़े मामले या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ डिक्रीज का एग्जीक्यूशन, इंजंक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिसीवर की अपॉइंटमेंट या कुछ इंटरलॉकुटरी ऑर्डर। अब इसके साथ ऑर्डर 50 जो कि पढ़ना चाहिए, उस ऑर्डर 50 का रूल 1 वो ये भी अलग अलग लिस्ट बनाता है। लिस्ट क्या चीज़ का रहेगा, अलग अलग ऑर्डर्स और रूल्स की लिस्ट रहेगा जो कि स्मॉल कॉज कोड पर अप्लाई नहीं होंगे, तो ये भी एक्सेप्शन का लिस्ट देता है। सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड बोलता है। प्रेसिडेंसी यानी कि रियासतें उस समय की 1908 की जो थी, यानी कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये सब के स्मॉल कॉज कोड और जो सीपीसी के सेक्शन 24, 38, 41, 75, ये सारे, इन सब को छोड़ के सीपीसी का कोई भी मेन सेक्शन या कोई भी पार्ट इन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड को एक्सटेंड नहीं होगा। यानी कि सीपीसी के अन्य मामले इस पर नहीं आएंगे। सेम ऑर्डर 51 रूल 1 सीपीसी का स्पेसिफिक ऑर्डर्स एंड रूल्स को लिस्ट करता है जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स यानी कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में सूट्स या कोई भी प्रक्रिया प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं करते। इसका पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट के बाद। तो ये इस बुक का इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1A था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड, जिसमें बेसिकली इस बुक ने कवर किया सेक्शन 1 से लेकर के 8 तक और कुछ ऑर्डर्स है जो कि साथ में पढ़ जाना इंपॉर्टेंट था, और सारा बेसिक चीज़ें जो कि कवर किए, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड एंड सारा नेचर वगैरह। इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 1B में जाएंगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे इसकी बुक के, सिंगल्स बुक के इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेक्शन 2 यानी कि पूरे डेफिनेशन क्लॉज, जजमेंट डिग्री, वो सारा हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।